गुड मॉर्निंग क्लास 12 बच्चों। भारतीय समाज एक परिचय, इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों ने अभी तक पढ़ा भारतीय समाज एक परिचय और भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं और उपनिवेशवाद। अब आगे है भारत में वर्ग। भारत में वर्ग तो क्लास इन इंडिया। तो भारत में वर्ग के अंतर्गत जब हम किसी समाज की संरचना को जानने के लिए यह ज़रूरी होता है कि उसे बनाने वाले विभिन्न वर्गों की प्रकृति को हम समझ लें। कहने का मतलब समाज की संरचना, संरचना का मतलब बनावट। जब हम किसी समाज की संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसे बनाने वाले विभिन्न वर्गों की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैकाइवर और पेज क्या कह रहे हैं। मैकाइवर और पेज का एक कोटेशन है कि सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक होता है। पृथक अर्थात अलग होता है। तो देखिए, सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है। सामाजिक वर्ग, देखिए समुदाय, समुदाय का मतलब जिसमें कई लोग इकट्ठे होते हैं, समुदाय में हम की भावना पाई जाती है। तो सामाजिक स्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे हम उदाहरण के द्वारा आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मतलब प्रशासन का काम करने वाले जो अधिकारी हैं और कारखाने में जो काम करने वाले श्रमिक हैं, दोनों की सामाजिक स्थिति एक दूसरे से बहुत अलग है। अलग होने के कारण यह दो वर्ग हैं, क्योंकि प्रशासनिक जो अधिकारी है उसकी स्थिति जो है ऊंची होती है, उसकी परिस्थिति, उसका स्थान समाज में अच्छा होता है, और एक श्रमिक की स्थिति क्या है, वो निम्न होती है। तो ये दो अलग वर्ग हैं। इसी को आगे गिन्सबर्ग क्या कह रहे हैं, सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो व्यवसाय, धन, शिक्षा, जीवन यापन के तरीके, विचारों, मनोवृत्तियों और व्यवहारों में एक दूसरे से समान होते हैं। कहने का मतलब इनका कि ये जो सामाजिक वर्ग है, लोगों का एक वर्ग होता है, एक समूह होता है जो व्यवसाय मतलब कार्य करना, उनकी जो शिक्षा है, जीवन यापन के तरीके हैं, उनके जो व्यवहार हैं, वह सब एक दूसरे से समान होते हैं। तो इस आधार पे बच्चों सामाजिक वर्ग की कुछ अलग विशेषताएं भी होती हैं, कुछ विशेषता भी है। पहले पॉइंट में देखिए, समाज में विभिन्न वर्गों की विभाजन की जो प्रकृति है वो स्थायी नहीं होती। विभाजन की जो प्रकृति है वो स्थायी नहीं होती। कहने का मतलब वर्गों की प्रकृति, जो विभाजन की प्रकृति है वो स्थायी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होने के साथ ही वर्ग की सदस्यता भी बदल जाती है। तो कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति आज निम्न स्थिति में है, कल उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी हो जाती है तो वर्ग में उसकी सदस्यता बदल जाती है। मतलब कर्मों के आधार पर, अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर व्यक्ति जब ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है तो उसकी वर्ग में जो स्थिति है वो बदल जाती है। आगे इसी में है कि एक विशेष वर्ग में व्यक्ति को मिलने वाला स्थान उसकी योग्यता और कुशलता पर निर्भर होता है। तो देखिए, जो वर्ग है, वर्ग में जन्म का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने गुण, कुशलता, शिक्षा और योग्यता के द्वारा ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। आगे बच्चों इसी में
प्रत्येक वर्ग की एक सामान्य जीवन शैली होती है। कहने का मतलब सभी वर्गों की एक जीवन शैली होती है, जैसे उत्पादन, निवास, शिक्षा, आय, मनोवृत्तियों के क्षेत्र में ये वर्ग एक सभी लोगों के जीवन में बहुत कुछ समानता देखने। कहने का मतलब जो वर्ग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनमें रहना, उठना, खाना पीना, शिक्षा, उत्पादन के तरीके, उनकी जो मनोवृत्तियाँ हैं, उनके जो विचार हैं, उन सब में कुछ ना कुछ एक दूसरे से समानता देखने को मिलती है। तो बच्चों आगे देखिए, प्रत्येक वर्ग के अंदर ही एक उपवर्ग होते हैं। मतलब जो वर्ग है उसी के अंदर एक छोटा उपवर्ग होता है। जैसे समाज के मध्यम वर्ग के सभी लोगों की आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा, अधिकार और व्यवहार समान नहीं होते। ऐसी दशा में देखिए मध्यम वर्ग को भी उच्च मध्यम, मध्यम और निम्न जैसे 3 वर्गों में बांटा है। कहने का मतलब कोई एक वर्ग होता है, उसके अंदर भी अनेक उपवर्ग बटे होते हैं। जैसे मध्यम वर्ग है तो उसकी आर्थिक स्थिति, प्रतिष्ठा और उसका जो समाज में सम्मान है वो सब समान नहीं होता। तो मध्यम वर्गों की स्थिति भी अलग अलग होती है। तो इसमें उच्च मध्यम और निम्न ये 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। आगे क्या है कि जो विभिन्न वर्ग हैं इनकी परिस्थिति भी एक दूसरे की तुलना में बहुत ऊंची और नीची होती है। तो कहने का मतलब ये जो वर्ग है इनकी परिस्थिति एक दूसरे से, कोई बहुत ऊंचा है तो किसी को निम्न स्थान है। तो संस्तरण का मतलब भेदभाव की भावना। तो कोई ऊंचे पद पर है, कोई नीचे पद पर है। प्रत्येक वर्ग की तुलना में जो अधिकार और सुविधाएं मिलती हैं वो अलग हैं। आगे इसी में देखिए वर्ग संरचना की एक मुख्य विशेषता लोगों में वर्ग चेतना का होना। वर्ग चेतना, तो वर्ग चेतना क्या है? देखिए जिन लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, व्यवहार और जीवन का ढंग लगभग एक तरह का होता है, उनके बीच समानता की जो चेतना होती है उसी को हम वर्ग चेतना कहते हैं। तो देखिए बच्चों वर्ग चेतना क्या है कि लोगों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जो लोग हैं उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति और व्यवहार, जीवन का रहन सहन लगभग एक तरह का होता है। एक तरह का होने का मतलब है उनके बीच समानता पाई जाती है, वो लोग समान हैं। इसी को हम वर्ग चेतना कहते हैं। यही वर्ग चेतना सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। तो बच्चों ये जो वर्ग चेतना है यही लोगों को एक दूसरे से बांधे रहती है। आगे इसी में जब हम भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों की बात करते हैं, अब देखिए बच्चों जब हम भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों की बात करते हैं तो आप प्राचीन काल में देखिए, प्राचीन काल में वर्ग संरचना वर्णों के विभाजन पर आधारित। वर्ण 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जब वर्ण 4 थे, सभी लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा, पिछले अध्याय में भी पढ़ा। यहाँ हम देखिए वर्ग संरचना जो है वर्णों के विभाजन से प्रभावित रही है। यहाँ पर देखिए प्राचीन समय में व्यक्ति की योग्यता और कुशलता को लंबे समय तक उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि व्यक्ति के जन्म को महत्व दिया जाता था। कहने का मतलब वर्ग की जो संरचना है वो वर्ण से प्रभावित थी। यहाँ व्यक्ति के जन्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, व्यक्ति के कर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इसी फलस्वरूप परंपरागत जो समाज है हमारा, जो परंपरागत समाज है वो 4 वर्गों में विभाजित था। तो पहला पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा सेवा वर्ग में बटा था। ये 4 वर्ग थे। तो पुरोहित वर्ग में जो
पूजा कर्म कांड करने वाले लोग थे। शासक वर्ग में जो शासन चलाना था राजा का महत्व होता था और राजा पुरोहित की ही बातों को मानता था। आगे व्यापारी वर्ग जो आर्थिक स्थिति व्यापार व्यवसाय करते थे, इन व्यापारी वर्ग में शामिल थे। सेवा का मतलब जो सेवा का कार्य करते थे, लोगों की सेवा करना। अब आगे देखिए बच्चों, ये स्वतंत्रता के बाद जब भारत को स्वतंत्रता मिली, स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में लोकतांत्रिक और समताकारी व्यवस्था स्थापित की गई। मतलब लोकतांत्रिक में जनता का जनता द्वारा जनता के लिए, और समताकारी मतलब सबको समान स्थान दिया गया। इसी के साथ जो निम्न जातियां थी उनकी भी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया, अर्थात निम्न जातियों की समस्याओं को भी दूर किया गया और जमींदारी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। जमींदारी व्यवस्था जो समाज के बड़े बड़े लोग थे जिनका भूमि पर अधिकार था, वो जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अब यहाँ गांव में भी औद्योगिक विकास के साथ साथ सरकार ने ग्रामीण समाज पर भी विशेष ध्यान दिया। कहने का मतलब उद्योगों के विकास के साथ साथ सरकार ने गांव में भी अनेक कार्यक्रम स्थापित किए, गांव का भी विकास किया। नगरीकरण, अब यहाँ देखिए औद्योगिक विकास के साथ साथ नगरीकरण में भी वृद्धि हुई, नगरों का भी विकास हुआ। नगरों में विकास होने के कारण नगरों में विकास होने के कारण यहाँ लोग अब गांव से नगरों में जाने लगे। मतलब नगरों में सारी सुख सुविधाएँ थी, नगरों में लोगों को कारखानों में अच्छे से काम मिल जाता था। इस कारण गांव से लोग अब नगरों में जाना प्रारंभ कर दिए। आगे इसी में देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, गांव में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। भूमि का सुधार किया गया। भूमि सुधार करने के कारण ग्रामीणों की जो आर्थिक स्थिति थी उसमें अब काफ़ी सुधार आया। भूमि सुधार हुआ तो गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। इस प्रकार कुछ समय पहले तक जो भारतीय समाज केवल उच्च और निम्न दो वर्गों में बटा था, अब उसमें एक नए वर्ग मध्यम वर्ग का उदय हो गया। अब नगरों में ही नहीं बल्कि गांव में परंपरागत वर्ग संरचना ने नया रूप लेना शुरू कर दिया। कहने का मतलब अब गांव की जो परंपरागत संरचना थी, जो बनावट थी, अब उनमें नयापन आने लगा। गांव की स्थिति भी अब बदलने लगी। गांव का भी रहन सहन, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आया। आगे इसी में हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण भारत में वर्ग संरचना। तो ग्रामीण भारत की जो वर्ग संरचना है, ब्रिटिश शासन काल में, देखिए ब्रिटिश शासन के समय में किसानों से भूमि का लगान वसूल करने के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की गई। अब देखिए बच्चों, ब्रिटिश शासन काल में मतलब जब अंग्रेजों ने क्या किया था, किसानों से भूमि का लगान एक तरह का कर होता है, तो उसे किसानों से लेने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, जमींदारी व्यवस्था लागू कर दी थी। जो जमींदार थे वह किसानों से उस भूमि से लगान वसूल करते थे और किसानों का उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था और जिस पर वह खेती करता था उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं था। इसी के फलस्वरूप सभी कृषक अपनी भूमि के अब स्वामी न रह के क्या हो गए, श्रमिक बन गए। तो बच्चों यहाँ देखिए, ब्रिटिश शासन में जब ब्रिटिश मतलब अंग्रेजों का समय था, उस समय किसानों से भूमि का जो किसानों की भूमि थी उस पर अंग्रेजों ने लगान लिया। कहने का मतलब कुछ कर लेना के लिए उन्होंने जमींदारों को नियुक्त किया और जमींदार किसानों से जबरन क्या करते थे, लगान वसूल करते थे। अब जिस भूमि पर किसान का हक था वो अधिकार अब किसानों का समाप्त हो गया, अब वह उसके केवल श्रमिक बन गए। अब इस प्रकार जमींदार और किसान, इसी के साथ ही जमींदार और किसानों के बीच एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे हम
महाजन वर्ग करते हैं। महाजन या साहूकार कहते हैं। तो अब देखिए महाजन का काम क्या था। महाजन क्या करते थे। महाजन जो है किसानों को ब्याज पर ऋण देते थे और मनमाने ढंग से वह ब्याज सहित वसूल करते थे। तो ये महाजन का काम क्या था। किसानों को अपनी शर्तों के अनुसार ऋण देते थे और मनमाने ढंग से ब्याज सहित उनसे वसूल करते थे। और जो गांव का दस्तकारी वर्ग था वो एकदम से बेकार हो गया, क्योंकि जो सामान यहाँ बनता था वो सामान अब इंग्लैंड से मशीनों से बनकर आता था। तो इस तरह भारत का जो दस्तकारी वर्ग था पूरी तरह से विघटित हो गया। देखिए इसी में डेनियल थर्नल क्या कह रहे हैं कि डेनियल थर्नल कह रहे हैं कि भारत में जो भारत की ग्रामीण परंपरागत संरचना थी उसमें 3 वर्गों की प्रधानता थी। तो पहला था भूमि के मालिक अथवा जमींदार, दूसरा महाजन अथवा साहूकार, तीसरा जमींदार की भूमि पर काम करने वाले लोग। तो इस प्रकार देखिए 3 वर्ग मुख्य थे। भूमि के मालिक का मतलब भूमि पर जिसका हक था, जिसका अधिकार था। और महाजन और साहूकार, महाजन लोग जो बड़े बड़े लोग थे जो किसानों को मनमाने ढंग से ब्याज पर अपना ऋण देते थे और उनसे जबरन वसूल करते थे। आगे इसी में देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब किसानों को अपनी भूमि का स्वयं मालिक बनने का अधिकार दे दिया। तो बच्चों जब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जमींदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और किसानों को अपनी भूमि पर मालिकाना हक दे दिया गया। इस प्रकार किसान और सरकार के बीच जो मध्यस्थ का काम करते थे उनका प्रभाव समाप्त हो गया विभिन्न विकास कार्यक्रम लागू किए गए। बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की गई जो किसानों को सस्ते दामों पर ऋण देते थे और इस तरह गांव के महाजनों की जो स्थिति थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। मतलब गांव का महाजन वर्ग समाप्त हो गया। आगे इसी में है ग्रामीण समाज की भारतीय समाज की जो ग्रामीण संरचना है उसमें अनेक परिवर्तन भी हुए। क्योंकि सरकार द्वारा नए नए कानून बनाए गए। कानून बनाकर देखिए जो बंधुआ मजदूरी थी इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के कारण जो बड़े कृषक थे भूमिहीन श्रमिकों का अधिक शोषण नहीं कर पाते और यातायात की सुविधाएं भी बढ़ा दी गई, जिससे किराए पर खेती करने वाले भूमिहीन कृषक और आजीविका चलाने के लिए लोग नगरों से उद्योगों में काम करने के लिए जाने लगे। छोटे और निर्धन किसानों में जागरूकता बढ़ने के साथ ही उन्होंने बड़े किसानों और महाजनों का विरोध भी करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ क्या होता है, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके अंदर भी जागरूकता आती है, क्योंकि यातायात और संचार के साधनों में तेज़ी से वृद्धि होती है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनमें जागरूकता आती है। तो इस प्रकार वह महाजनों और बड़े बड़े कृषकों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के फलस्वरूप किसान आंदोलन भी होने लगे। इसी में आंद्रे बिताई ने कहा है कि अनेक परिवर्तन होने के बाद भी गांव की वर्ग संरचना आज भी जाति व्यवस्था के भेदभाव से प्रभावित है। कहने का मतलब गांव की जो वर्ग संरचना है आज भी जाति व्यवस्था के बंधनों से मुक्त नहीं है। सरकार के अनेक प्रयत्नों के बाद भी आज नीची जातियों के किसानों को योजनाओं का अधिक लाभ नहीं मिल पाया। इसी के फलस्वरूप सबसे अधिक ग्रामीणों ने नगरों की ओर प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। ये है भारत में वर्ग संरचना। आगे आपका है नगरीय वर्ग संरचना, जो अगली कक्षा में पढ़ाएंगे।